My dear student, welcome to our YouTube channel Study with ज्वाला सर। प्यारे बच्चों, आज आपको हम लाए हैं आपके जो परिमेय संख्याओं वाला चैप्टर है कक्षा 10 का गणित का। आज पहला वीडियो देने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट वन चैप्टर, एक शॉट में एक चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। और पक्का इससे आप मान के चलिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन यही से आने वाला है। आपको मैं केवल 7 क्वेश्चन बनाऊंगा, 7 से 8 क्वेश्चन बताऊंगा और आप मान के चलिए इस गारंटी के साथ इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पहले चैप्टर में जो आपके पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या वाले पहले अध्याय में, परिमेय संख्याएं वाले पहले अध्याय में हमको एक चीज पढ़नी है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं इसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये तो बड़ी पुरानी वाली बात है यार, हम लोगों को ढेर सारा बहकाया जाता है ना। आप ध्यान दीजिए जरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या प्यारे बच्चों। आप भाग देते थे, छोटा सा भाग लेते हैं, 2 भागे 5 करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगी हमारी, 2 दूना 4, 1 बचेगा आपका शेषफल। तो आपको एक चीज सिखाई जाती थी, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जितनी बार हमारी भाग जाती है उसे हम कहते हैं भागफल और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक चीज सिखाई जाती थी कि भैया अपने भाग की जांच करो, आपकी भाग सही है कि गलत है। तो उसके लिए हमें एक चीज पढ़ाई जाती थी, हम लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी को हम अगर अलग भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है और ए जो है वो आपका भाज्य है। इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आपको समझ में आई बात। अब जरा देखिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है आपका, इसमें कुछ प्रमेय है, इसमें जो आपके हैं कुछ उप प्रमेय है, समझ लीजिए। उप प्रमेय 2 चीजें याद रखें। जैसे कोई नंबर आपके पास, सपोज करिए 5, और इस 5 को या 5 के स्क्वायर को, कोई संख्या है 5 इसे क्या करती है, विभाजित करती है। अगर 5 स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो 5 को भी 5 विभाजित करेगा। तो याद रखिएगा, किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई संख्या विभाजित करती है तो उस संख्या को भी वह संख्या विभाजित करेगी। ये बात बस याद रखिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करके। 7 क्वेश्चन केवल याद करिए और सब का सब काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1656 और आपका एक है 4025 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ क्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो आता है, दी गई संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप इसके एचसीएफ को सीधे सीधे निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों निकालिए, 1656 आपको पता होगा पुराने वाला विधि, 1656 से भाग देंगे 4025 में। तो प्यारे बच्चों 4025 में 16 दूना 32 से 16 के 48 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार भाग जाएगी। 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10 11, 2 छक्का 12 13, 2 1 कम 2 1 3, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7। अब हम 713 से भाग देंगे, जिसमें भाग दिए तो उसमें 1656 में। तो भाग हम 7 दूना 14, 2 बार चली जाएगी, आएगा
1426 कर लीजिएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ का 2 बचेगा। अब 230 से आप भाग किस में दे देते हैं? अगले भाजक में। तो 713 में देंगे तो भाग 3 बार जाएगी, आएगा 3 शून्य शून्य, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6 और आपके पास शेषफल बचेगा 23। अब 23 से आप भाग देने वाले हो, किसमें भाग देने वाले हो? 230 में। तो 23 एक काम 23, क्या बचेगा? शेषफल 0। अब 0 में तो भाग जाएगी नहीं, तो 0 बढ़ा के जोड़ देंगे। तो आप जिससे भाग जाने पर यह टोटल शेषफल शून्य बचा, जिससे भी भाग देने पर वही हो जाता है एचसीएफ आपका। यह तो था पुराना मेथड एचसीएफ लाने का 23। अब आप क्या करोगे? यह आपको पक्का करना पड़ेगा। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो आप लिखोगे 1656 व 4025 के लिए किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। क्या करते हैं? जो बड़ी संख्या है 4025, यानी कि आपका जो 4025 होगा किसका काम करेगा? भाज्य का। भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, यानी कि 1656 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है आपका? 713, तो हो जाएगा 713। यह प्रक्रिया हम तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। फिर कहेंगे पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। आप किस पर लगाएंगे? 1656 पर। यहाँ देख लीजिए, तो 1656 को हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक 713 गुणे भागफल कितनी बार? 2 बार, प्लस शेषफल यानी कि 230। अभी भी 0 नहीं हुआ शेषफल, तो फिर से लगाएंगे पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अगले स्टेप में देखिए, अब भाज्य आपका हो गया 713 बराबर इसे लिख सकते हैं भाजक 230 गुणे 3 प्लस शेषफल 23। और लास्ट में क्या करेंगे? पुनः, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? अब हम लिख देंगे 230 तो लिख सकते हैं हम भाज्य गुणे 10 हो जाएगा प्लस शेषफल 0। जैसे ही शेषफल आपका 0 हुआ तो जो भाज्य होता है, जो भाजक होता है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 23, लिख देंगे अतः एचसीएफ इक्वल टू 23। तो प्यारे बच्चों कुछ आइडिया आया क्या करना है इसमें? तो इस आपसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ सकता है, दे देगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको एचसीएफ निकालना होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, जिस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप होगा आपका, आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई नंबर दे देगा और आपसे कह देगा कि आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसे प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अपने YouTube चैनल पर हैं, अगर उनको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, तो जाकर के नंबर सिस्टम के हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं जो आपको आगे बीटीसी में भी काम देंगे और मैथ की क्लासेस में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन के मैथ में भी काम करेंगे। आप जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो वहां से आपको संख्या पद्धति के बारे में ढेर सारा नॉलेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इसे प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि माना दी गई संख्या जो है करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, इसे हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर हम कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ कुछ किताबों में A बटे B देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। और क्या करेंगे? पुनः हम क्या करेंगे? इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। याद रखिए क्या क्या प्रोसेस है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का।
अगर कोई भी संख्या करड़ी में है तो हम उसका वर्ग कर देते हैं तो केवल करड़ी हट जाती है। तो यहाँ क्या आएगा आपका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। आप इसे और आगे बढ़ाइए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, या इसी पर छोड़ दीजिए, या और करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे पी। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्यू का स्क्वायर, एक जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं और वो भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1, जिनका HCF क्या हो 1 हो, पी व क्यू सहअभाज्य संख्याएं होती है। जिनका HCF दो संख्याओं जिनका HCF 1 होता है उनको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम के 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर से 4 नंबर में। तो आप वर्क कर लिया। इससे एक चीज पता चलती है कि Q का जो वर्ग है वह पी स्क्वायर बटे 3 के बराबर है। अर्थात जो 3 है, अर्थात 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या करता है प्यारे बच्चों, को विभाजित करता है। और क्या पता चलता है हमें, अगर पी स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा। अतः आप लिख सकते हो, अतः 3 पी को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। और अगर यह पी को विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, तो यह भी याद रखिएगा, यानी कि हम p इक्वल टू 3 गुणे कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। आप r ले लीजिए, p इक्वल टू 3r ले सकते हो। अब p इक्वल टू आप 3r ले सकते हो, p इक्वल टू आप 3r ले सकते हो। तो अगर p इक्वल टू 3r ले सकते हो तो आप इसे क्या करिए, जो p की वैल्यू है उसे ले चल के समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में p बराबर 3r रखने पर, याद रखिएगा जहां r क्या है, r कोई पूर्णांक है। अब वैल्यू रख देते हैं, p की जगह 3r, जैसे ही यहां रखेंगे समीकरण 1 में हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह हमको रखना है 3r, तो p का स्क्वायर है तो 3r का होल स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। थोड़ा सा हल कर दीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, r स्क्वायर बटे 3, 3 से 9 कट जाएगा, यहाँ आएगा 3। अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे 3 क्यू आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इनका गुणा है, इधर आके भाग हो गया, हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो जैसे q का स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 3 आया था, तो ठीक उसी तरह से एक पूर्णांक का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे 3 आ रहा है। अर्थात इसे हमें क्या मिलता है, अर्थात 3 जो है वह क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। और अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा। और अगर 3 क्यू को विभाजित करेगा तो प्यारे बच्चों एक चीज हमें मिल गई कि समीकरण 1 व 2 से कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 क्यू को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पता चल रहा है 3 पी को भी विभाजित कर रहा है। और अगर दोनों को विभाजित करेगा यानी कि यह क्यू और पी दोनों का क्या है, एक गुणनखंड है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो जाएगा कि चूंकि हमने माना है कि परिमेशन क्या है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि हमारा मानना गलत है। अर्थात करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों,
अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि 3 Q को विभाजित कर रहा है और P को भी, दोनों को जब विभाजित करेगा तो यह परिमेय संख्या रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह जाएंगी, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह 1 होता है। यहाँ 3 दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए HCF 3 हो जा रहा है। इसलिए हमने जो माना था वो हमारा मानना गलत है, अर्थात करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 2 बार इस टाइप का और क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रूव करिएगा करड़ी में 2 और करड़ी में 5 को, और प्रूव करके आप चाहें तो उसका फोटो लेकर के आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरह से करड़ी में 2, जहां पर करड़ी में 3 है वहां पर करड़ी में 2 रखिए। हर जगह जैसे 3 का स्क्वायर हुआ यहाँ 2 आएगा, आगे हल करते जाएंगे यहाँ 2 आएगा, 2 विभाजित करेगा हर जगह। बस वैल्यू अगर आपको नहीं भी आ रही सवाल तो भी आप क्या कर सकते हैं, जहां जहां 3 है वहां वहां 2 रख के सवालों को जरूर से लगा सकते हैं। तो जरूर से लगाकर प्रैक्टिस करिएगा प्यारे बच्चों। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है, हमने हर साल देख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जो अगले टाइप होंगे वे बड़े इजी होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मिटा देते हैं अब इसे। करड़ी में 2 और करड़ी में 5 को आप जरूर से लगा लीजिएगा। ये आपके लिए समझ लीजिए 1 शॉर्ट वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब जरा देखिए, जो अगला क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है। इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगले जो टाइप के होते हैं ना बड़े इजी होते हैं। ऐसे 5 प्लस करड़ी में 3 दे सकता है, 2 प्लस करड़ी में 3, 4 प्लस करड़ी में 3, ऐसे कुछ भी दे देगा और आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, मैंने बता ही रखा है पिछले सवाल में कि क्या करना है। हमें इसे मान लेना, उल्टा मान लेना कि यह एक परिमेय संख्या। तो शुरू करते हैं। देखिए जरा, अब ज्यादा इजी होगा। अगर कुछ याद रखिए, आप परेशान नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, करड़ी में 3 करड़ी में 2 वाला तो प्रूव कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसके साथ कुछ प्लस में आ गया, कुछ माइनस में आ गया तो बेचारे सस्पेंस में हो जाते हैं। तो घबराइए नहीं, और भी इजी ही होने वाला है। तो मान लिया हमने कि माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और आपको ऑलरेडी पता हो चुका है जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 5 प्लस करड़ी में 3 बराबर P बटे Q हो जाएगा, जहां आपको पता है Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अगले स्टेप में आप इसे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 इधर प्लस है तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप लिख सकते हो करड़ी में 3 बराबर P बटे Q माइनस 5। अब आपको पता है कि जो P बटे Q है वह एक परिमेय संख्या है, और 5 बटे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 5 बटे 1 भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही बचती है। यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको स्पष्टतः पता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, बस आपको यही कहना है, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। अर्थात जो आपका 5 प्लस करड़ी में 3 है वह क्या हो जाएगा, बोलिए, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी टाइप का आपको लगाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर से लगा लीजिएगा। तो डिलीट करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान दीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो भी क्वेश्चन है कि 2 माइनस करड़ी में 5 जो है, 2 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, तो माइनस करके दे दिया। फिर से मानिए आप वही बात पुरानी वाली, माना 2 माइनस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, मानिए एक परिमेय संख्या।
और जैसे आप इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो आपको भी पता है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो 2 P बटे Q को इधर लाइए तो आपको भी पता है 2 माइनस P बटे Q हो जाएगा, और माइनस कर्डिम 5 को उधर भेज दीजिए तो इधर कर्डिम 5 हो जाएगा। अब जरा देखिए 2 बटे 1 लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, उसमें से हम P बटे Q घटाएंगे तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ स्पष्टतः हम जानते हैं कि कर्डिम में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर यह अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 5 2 माइनस कर्डी में 5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इजी होता जा रहा है, कुछ कठिन होने वाला नहीं है, इसे कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जो अंतिम टाइप है इस प्रकार का जो आपका, वो ऐसे गुणे के रूप में दे देता है। सपोज करके आपको दे दिया ऐसे एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपको दे दिया 7 सिद्ध कीजिए कि 7 कर्डी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, उसी तरह से मान लेंगे उसे कि यह एक क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे कि माना 7 कर्डी में 5 एक परिमेय संख्या, तो हम 7 कर्डी में 5 को लिख सकते हैं इतना। अब अगर हम इतना लिख सकते हैं तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 का इधर गुणा उधर जाके भाग हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं कर्डी में 5 बराबर 1/7 P बटे Q। याद रखिएगा 1/7 परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही मिलती है। जबकि हमें स्पष्टतः पता है कि कर्डी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 7 कर्डी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और सभी बच्चों को शेयर करिए ताकि सब लोग इस वन शॉर्ट वीडियो में ही एक चैप्टर को आसानी से समाप्त कर सके और बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल क्या हो, कमर कस लें, बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है उस टाइप का कि हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें किसी का प्रसार ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 19 और 21 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। 21 में तो एग्जाम ही ना हो, तो 19 और 22 में लगातार एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो आपसे पूछ देगा, ऐसे दे दिया, कहा कि बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया के, बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया के आपको इसे सॉल्व करना है, शांत या अशांत ज्ञात करना है कि अशांत दशमलव है या अशांत। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए। ऊपर तो 31 है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या है। नीचे 2 घाते 2 है, तो हम इसे क्या कर लें, इन दोनों की घात को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसे 2 घाते 3 लिख लीजिए, तो ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 घाते 2 हो जाएगा। यह भी 2 घाते 3, ऊपर एक 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे 5 घाते 3 है। इसके अगले स्टेप में आपको मिलेगा 62, गुणा कर दीजिए इसका, और यह हो जाएगा 10 घाते 3। और 10 घाते 3 का मतलब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, 10 घाते 3 का क्या मतलब होता है, 10 घाते 3 का मतलब 1000, और 1000 का मतलब भाग देना, मतलब 3 अंक पे क्या लगाना, दशमलव। 3 अंक तो है नहीं, तो 0 बढ़ा लीजिए, आ गया 0.062। तो यह एक शांत दशमलव संख्या है। और कौन शांत दशमलव संख्या नहीं आएगी, अगर सपोज करिए आपको एक संख्या मिल जाती है, ये कोई भी अभाज्य संख्या, और नीचे आपको मिल जाए 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो वह क्या होगा, तो वह एक
देखिए आप क्या करिएगा, कोई भी संख्या लीजिएगा और उसे इस रूप में लिखिएगा। अगर इस रूप का होगा तो वह क्या होगा, तो वह एक शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत दशमलव होगा। ऐसे ही आपको सवालें करनी है। तो अब एक अंतिम टाइप जो हमें थोड़ा पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब बता देते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन दिया है कि 6, 72 तथा 3 संख्याएं दी गई। बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, पक्का इससे आएगा 120 का। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म है, जिसको आप महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। आपको दोनों निकालना है, तो आप क्या करिए कि गुणनखंड करिए। 6 को आप क्या कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। 72 का आप निकालिए, तो 72 को क्या लिख सकते हो, 2 से काटोगे आप पहले 1 गुणे 2, 2 से करोगे 36 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 9 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3 कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आपका है 120, 2 से भाग दोगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दो तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देना तो 15 हो जाएगा, 15 को फिर 3 से भाग देना तो 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, 5 3 15 गुना 30 गुना 60 गुना 120। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो जो चीजें दोनों में जितने भी दिए गए नंबर हैं उन सब में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। उसका अभाज्य गुणनखंड करिए और देखिए जो सब में कॉमन, एक जरा देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक तो सब में ही कॉमन होता है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो इनको लेते जाइए 1 गुणे 2। और क्या, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक 3 कॉमन है सब में, तो यही आपका 1 दूना 2 3 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ कैसे मिला समझ में आया। एलसीएम में क्या करना है, जिन जिन जो जो चीजें आपकी कॉमन थी उनको डब्बा बना लीजिए। सब में क्या क्या कॉमन था, तो ये सारी चीजें तो सब में कॉमन थी, तो जो चीजें सब में कॉमन थी उनको पहले नोट कर लीजिए, उनको एक बार नोट करना है। तो सब में तो क्या आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, सब में एक इसमें भी है, 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में। अब जो सब में जो कुछ भी बच जाए, जैसे देखिए अब इसमें भी देखिए 2 गुणे 2 इसमें भी है और 2 गुणे 2 इसमें भी, इसमें से दोनों को एक बार ही लोगे, दोनों बार नहीं, दोनों में भी है 2 2, तो पहले तो तीनों में जो कॉमन था उसे लेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसे नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 दोनों में कॉमन था, एक बार ले लिया। अब जो भी चीजें बच जाएंगी बिना कॉमन के, एक 3 इसमें बच रहा है, एक 5 इसमें, उनको ले लीजिए, तो 3 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 24 3 72 और 72 बचे, 5 दूना 10 5 7 35 है 36 360, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए फिर से जरा सुन लीजिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जो तीनों में कॉमन है उनको एक बार ले लिया, पहले देखिए तीनों में एक था, एक ले लिया, तीनों में 2 1 1 था, ले लिया, तीनों में 3 1 1 कॉमन था, उसको ले लिया। अब जो बची हुई चीजें होती, इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें जो बचा 2 2 इसमें भी था, 2 2 इसमें भी था, तो दोनों में जो कॉमन बचेंगे 2 2 में उनको एक बार लेंगे, तो 2 गुणे 2 यहाँ भी था, 2 गुणे 2 था यहाँ भी था, तो दोनों को ले लिया। अब जो चीजें बच जाती हैं 3, अब एक 3 एक्स्ट्रा है, इस किसी में नहीं है उसको ले लिया, और इसमें 5 एक्स्ट्रा था जो किसी में नहीं था उसको ले लिया, सबका गुणा किया, आपका मिल गया एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिए, अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, नहीं तो इससे ज्यादा टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए यह क्वेश्चंस नहीं ब्रह्मास्त्र है। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर अलग से आएगा तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों अपने यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और वीडियो को पूरा पूरा देखें। इसको देख लीजिए, आपका परिमेय व्यंजक पहला चैप्टर पूरा फुल टू फुल, चाहे स्वरूप शर्मा से हो चाहे एनसीईआरटी के हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार में आपके बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर सीइंग आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर। प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम
आपके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहेंगे कि यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले, एक बार तू जरा मुस्कुरा के देख ले, जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझे, जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझे, बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के तो देख ले, बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के तो देख ले। तो मैं इसी पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।